हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज और केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का बीएससी सेकेंड ईयर का आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट। उसमें आपका टॉपिक है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। राइट, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग 3 लॉज को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। क्या है? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी इंटरफेशियल एंगल्स। सेकंड हमारा है लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसेस एंड थर्ड हमारा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी सिमेट्री। इन तीनों लॉज के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या स्टूडेंट, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी ये क्या होता है स्टूडेंट, हम देखते हैं फाइनली यहाँ पर। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पहला लॉ हमारा होता है यहाँ पर, फर्स्ट लॉ हमारा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखते हैं मूवी में यहाँ पे। फर्स्ट लॉ हमारा कहता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। ये क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं फटाफट इसको हम। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स ये क्या है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं। तो दो एडजेसेंट जो फेस होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। अब बात आती है कि फेस क्या होता है। तो फेस जनरली हम देखते हैं, हम यहाँ बनाते हैं क्यूब। ये हमने यहाँ पे लिया क्यूब, ये क्यूब हमारा बन गया इसमें। राइट, अब इस क्यूब में कितने फेस हैं आपके? 6 फेस हैं। एक फेस ये वाला हो गया, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, ये वाला, एक हमारे तरफ वाला, एक पीछे वाला। जनरली हम अपने घर में रूम में बैठते हैं तो रूम को देख सकते हैं कि हमारे छत हो गया, एक फर्श हो गया, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, एक सामने दीवार, एक पीछे वाली दीवार। तो 6 फेसेस हो गए। यानी फेस क्या होता है किसी भी क्यूब। अब मैंने अभी क्यूब क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल की जो शेप है वो हमने यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में ली है। राइट, क्रिस्टल की शेप हमने किस में ली है? यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में। तो आपका जो क्यूब होता है, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? क्यूब के ऊपर जो प्लेन सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। राइट, अच्छा अब यहाँ पे जब वर्ड से हम देख रहे हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, यानी कि जो कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस आपके कई सारे क्रिस्टल से मिलके बना है, हमने उसका एक क्रिस्टल ले लिया और एक क्रिस्टल की शेप को हमने क्यूब ले लिया, और हम उसमें देख रहे हैं कि जो क्यूब है उसमें 2 बराबर वाले फेस हैं। उस क्रिस्टल के अंदर फेस होंगी, उन 2 बराबर फेस का जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब हम अगर क्रिस्टल की शेप क्या लेते हैं? हेक्सागोनल लेते हैं। सपोज दैट हेक्सागोनल ले ली हमने ये। राइट, अब देखिए जो क्रिस्टल है, जो आपके पास क्रिस्टल हेक्सागोनल क्रिस्टल है, तो हेक्सागोनल का जो क्रिस्टल होगा, चाहे वो आपने कैसे भी किसी भी सोर्स से आपने उसको प्रिपेयर किया है, किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया है, किसी भी सोर्स से आपने उसे ऑब्टेन किया है, उसका जो एंगल रहेगा हमेशा 120 रहेगा, अगर उसकी शेप हेक्सागोनल है तो। कहने का मतलब ये है, चाहे आपका क्रिस्टल का साइज छोटा हो, चाहे आपका क्रिस्टल का साइज बड़ा हो, चाहे आपने क्रिस्टल किसी भी मेथड से किसी भी सोर्स से प्रिपेयर्ड किया हो, तो उस क्रिस्टल के 2 जो फेस हैं उनके बीच का जो एंगल है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है 120 डिग्री। इतना बात क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट लॉ है जो कि आपके साइंटिस्ट था स्टेनो, उसने दिया था। तो इसे क्रिस्टलोग्राफी का फर्स्ट लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। इतनी बात समझ में आ गई ना, है ना? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें कि आपका हम ये बोलेंगे कि किसी भी कोई भी क्रिस्टल, चाहे किसी भी सब्सटेंस का कोई क्रिस्टल, चाहे वो क्रिस्टल आपने कहीं से प्रिपेयर करा हो, किसी मेथड से आपने बनाया हो, उसका जो इंटरफेशियल एंगल होगा, लेकिन उसकी शेप क्या होनी चाहिए? हेक्सागोनल, है ना? तो उस हेक्सागोनल का शेप हेक्सागोनल है, चाहे क्रिस्टल छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हमने किसी मेथड से बनाया हो उसको, उसका इंटरफेशियल एंगल हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, 120 रहता है। ये तो हमारा था फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब हमारा आता है स्टूडेंट सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है हमारा, वो भी लिख लेते हैं। सेकंड लॉ हमारा है लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसेस। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आपने क्या किया, लॉ ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ रैशनल
लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस ये कहता है कि भाई आपके पास 3 एक्सिस है, ठीक है। तो वो फेस आपको समझ में, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। फेस किसे कहते हैं, क्यूब में पता ही है ना, दो एडजेसेंट फेस के बीच के एंगल को ही इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। तो कहने का मतलब था कि कोई भी क्रिस्टल है, अगर उसकी शेप हेक्सागोनल है, चाहे क्रिस्टल छोटा है, चाहे क्रिस्टल बड़ा है, चाहे क्रिस्टल को हमने किसी मेथड से ऑब्टेन किया हो, उसका इंटरफेशियल एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये फर्स्ट लॉ था आपका। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। ये क्या कहता है, रैशनल इंडाइसिस का मतलब क्या है? सपोज दैट आपने क्या किया, आपके पास एक्सिस है 3, आपके पास 3 एक्सिस है, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। अब आपने इस एक्सिस पर एक प्लेन डाला, क्लियर। प्लेन आपने किस में डाला, एक्सिस के ऊपर डाला, और उस प्लेन ने एक्सिस को कट कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने प्लेन डाला और मेरा प्लेन था ये ऐसा वाला, क्लियर। ये प्लेन था मेरा ऐसा, है ना। ये प्लेन डाला, इस सेंटर को मैं ओ मान सकती हूँ, मैंने ओ ले लिया। अब देखो यहां से ये प्लेन मैंने डाला ए, बी और सी, क्लियर। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए, अब इसमें हम यहाँ पर एक नई चीज यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगी कि जब किसी एक्सिस के ऊपर आप किसी प्लेन को डालते हो और वो प्लेन तीनों एक्सिस को कट करता है, इस प्लेन ने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों को कट किया है, तो बेटा ये ओ से लेके वो जो ए की डिस्टेंस है, इसको हमने स्मॉल ए मान लिया, ओ से बी को हमने स्मॉल बी मान लिया, ओ से सी को स्मॉल सी मान लिया हमने, राइट। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, आपने सॉलिड स्टेट में नया टर्म सुना होगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, जब किसी एक्सिस पर कोई प्लेन डालते हैं तो प्लेन उस एक्सिस को जब कट करता है, तो कट करने के बाद सपोज इसने जेड एक्सिस को कट किया, कहां तक कट किया, यहां तक कट किया, ओ ए, तो यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट क्या है, ओ ए बराबर क्या है, स्मॉल ए। इसे कट किया ओ सी, तो ओ सी बराबर क्या है, स्मॉल सी। इसे कट किया ओ बी, तो ओ बी बराबर क्या है यहाँ पर बी। इज दैट क्लियर? तो इसके इंटरसेप्ट क्या हो गए प्लेन के, ए बी सी, 3 इंटरसेप्ट हो गए। कौन सा, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आपको ये समझ में आ गया इंटरसेप्ट क्या होता है, राइट, है ना। अब बात ये आती है, ये कहते हैं कि जब किसी एक्सिस पे प्लेन, अब देखो ये हमने पहला प्लेन डाला है, अब इसके बाद मैं इसी एक्सिस पे अगर कोई दूसरा प्लेन डालती हूँ, दूसरा प्लेन मैंने डाला, सपोज मैंने ये डाला, क्लियर, ये मैंने डाला दूसरा प्लेन, और ये मैंने डालने के बाद ये आपका प्लेन ऐसा हो गया, क्लियर। अब मैं बात ये आती है, क्या ये दूसरा प्लेन जो मैंने डाला है या तो वो पहले वाले प्लेन के जस्ट बराबर होगा या पहले वाले प्लेन से बड़ा होगा, ये 2 कंडीशन होती है, लेकिन पहले वाले प्लेन से कभी छोटा नहीं होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं, अब जो प्लेन सबसे छोटा है इसको हम बोल सकते हैं यूनिट प्लेन, और जो इस दूसरा प्लेन है वो तो इसके बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा, लेकिन छोटा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर अब मैं इस वाले प्लेन का नाम दिया ए बी सी, इसका नाम देती हूँ मैं क्या, के एल और एम, ये नाम दे दिया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ओ से लेके बी, अब ओ से लेके एम, ओ से लेके के, ओ से लेके एल, ठीक है। अब बात ये आई कि अब जो दूसरा प्लेन मैंने डाला है तो उसके इंटरसेप्ट कौन कौन से हुए, भाई उसके इंटरसेप्ट ये हुए ना, कौन सा, ओ के, ओ एल, ओ एम, क्लियर। अब बात ये आती है कि भाई आपने 2 प्लेन जो इस एक्सिस के ऊपर डाले हैं, इन दोनों प्लेनों के डालने पर जो इंटरसेप्ट है उनका रेशियो हम फाइंड करते हैं। सपोज दैट अगर हमारे इन दोनों प्लेन हमारे बराबर हुए, कौन सा, के एल एम प्लेन बराबर है ए बी सी के, तो अगर दोनों बराबर है ये प्लेन, बाई चांस मानते हैं हम, तो हमारा ओ के बराबर ओ ए रहेगा, यानी ओ के बराबर ओ ए रहेगा, राइट, और दोनों का वैल्यू ए रहेगा, राइट। ए के अपॉन में ए ले आओ 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1, है ना। कहने का मतलब है कि जब दोनों प्लेन आपके यूनिट प्लेन और जो आपका सेकंड प्लेन दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों का रेशियो क्या आता है, 1 आता है ना, अगर बराबर होते हैं। अगर बाई चांस के एल एम प्लेन ग्रेटर देन है ए बी सी से, किससे बड़ा है बेटा, के एल एम जो प्लेन है वो आपका बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा, ए बी सी से बड़ा है, ए बी सी प्लेन से बड़ा है। तो फाइनली बड़ा है तो इसके साथ में कितना बड़ा है, तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा। सपोज दैट ए तो इसका वैल्यू था, इसका भी ए था, लेकिन इसके सपोज कितना बड़ा है, तो एक होल नंबर मान लिया हमने, ये कुछ होल नंबर है जिसमें लगा हुआ है, उतना बड़ा है इससे, ये उतना बड़ा है, तो ए के अपॉन में ए ले आओ, इनटू होल नंबर हो गया हमारा,
इज दैट क्लियर? ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बच गया? होल नंबर, होल नंबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हमारा सेकंड लॉ कहता है, लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस कहता है कि भाई आपने किसी एक्सिस के ऊपर जब दो प्लेन डाले, एक पहला डाला आपने छोटा स्मॉल यूनिट प्लेन और दूसरा प्लेन डाला, अगर दोनों प्लेन बराबर होते हैं तो उन दोनों प्लेन के इंटरसेप्ट का रेशियो, दोनों प्लेन के इंटरसेप्ट का अगर बराबर है तो उसका क्या हो गया? ओके, उसका ओ है। दोनों प्लेन का अगर इंटरसेप्ट, दोनों का रेशियो क्या आ गया? 1 आ गया। और अगर दोनों प्लेन में दोनों प्लेन बराबर नहीं होते हैं, दूसरा प्लेन बड़ा होता है, तो उन दोनों का रेशियो एक होल नंबर आता है। ठीक है, 1 नहीं आता। होल नंबर कुछ भी हो सकता है ना आपका, तो 1 नहीं कभी आता। ये क्या है हमारा? ये मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया कि ये हमारा है लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। क्लियर? ये हमारा था लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। अब बात ये आती है कि भाई आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट का रेशियो हमने निकाला। क्लियर? हमने दो प्लेन के हमने एक एक उसकी लेंथ ले ली, इसकी ओके इसकी ओए, दोनों को हमने रेशियो निकाल लिया, फाइंड कर लिया हमने। ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। अब इसी से हमारा बनता है मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस कहाँ से मिला? इंटरसेप्ट से। क्या होता है मिलर? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर मिलर इंडाइसिस क्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो फाइनली मिलर इंडाइसिस क्या होती है? इंटरसेप्ट की रेसिप्रोकल, या कह सकते हैं इनवर्स, या कह सकते हैं जस्ट अपोजिट होती है। आपसे कोई पूछे कि मिलर इंडाइसिस क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? मिलर इंडाइसिस आपकी हमेशा क्या होती है? इंटरसेप्ट की रेसिप्रोकल। मिलर इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस बोलते हैं इसको। ये क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या होते हैं मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट। क्या होते हैं इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट क्या होते हैं? जब कोई प्लेन किसी एक्सिस को कट करता है और वो तीनों एक्सिस प्लेन से कट हो जाती हैं, तो सेंटर पॉइंट से जहां तक वो आपकी एक्सिस कट हुई है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, आप जो मानते हो, राइट? तो इसका सपोज दैट मेरा क्या है? ए बी सी, ये 3 इंटरसेप्ट है और मुझे इसका क्या निकालना है? मिलर इंडाइसिस। तो मैं क्या करूंगी? इसका मिलर क्या है? 1/a 1/b इंटू 1/c। इज दैट क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, इनवर्स। क्लियर? चलो, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। क्लियर? अब सेकंड हमारा आता है स्टूडेंट लॉ ऑफ, क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। क्लियर? लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब है, आपसे कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस है आपके पास, राइट? कोई सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस तो काफी सारे क्रिस्टल से मिलकर बना है। अब आप उसके कोई सा भी एक क्रिस्टल को ले लो, तो एक क्रिस्टल की जो सिमेट्री होगी वो सारे क्रिस्टल की सिमेट्री होगी। ऐसा तो नहीं है कि उसके एक क्रिस्टल की सिमेट्री अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? थर्ड हमारा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंसी लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ सिमेट्री ये क्या होता है? देखिए, कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस, हमने कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ले लिया और उसका मैंने एक क्रिस्टल ले लिया, चाहे उसका कोई सा भी एक क्रिस्टल ले लो, सभी के सभी क्रिस्टल की जो सिमेट्री होगी वो हमेशा फिक्स या कांस्टेंट रहेगी। यही हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ सिमेट्री। अब कितनी होती है इसमें सिमेट्री? पहली आपकी कौन सी होती है इसमें? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और तीसरा क्या है हमारा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब इन तीनों सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बस ये तो पता होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ सिमेट्री क्या है? किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के किसी भी क्रिस्टल को, चाहे कोई भी क्रिस्टल आप उठा लो, ठीक है, हर क्रिस्टल के लिए आप उसकी सिमेट्री कांस्टेंट या फिक्स रहेगी, चाहे किसी भी क्रिस्टल को आप देख सकते हो। और 3 टाइप की हमारी सिमेट्री होती है स्टूडेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? बहुत सिंपल सी है, इसका समझना बहुत आसान है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आपके पास से कोई भी आपने क्रिस्टल ले लिया, अब क्रिस्टल की शेप आप चाहे क्यूब मानो, चाहे हेक्सागोनल मानो, चाहे उसमें आप उसे
टेट्राहेड्रल मानो, जो आपने शेप मान रखी है, ठीक है। अब आप जब उस पर आप कोई प्लेन डालते हो, प्लेन डालने पर अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, तो वहां प्रेजेंट होती है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं केक का, हमारे पास एक गोल सा केक है, राइट। आपने एक गोल केक ले लिया यहाँ पर, ये वाला, क्लियर। आपने इसमें प्लेन डाला। अब प्लेन भी हम कितने तरीके से डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल एंड डाइहेड्रल, इज दैट क्लियर। तो आपने, अब डिपेंड करता है प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी कितनी टाइप की हो गई भाई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाइहेड्रल, डायगोनल। तो आपने क्या करा, अब ये आपके पास केक है, आपने केक को ऐसे कट कर दिया, दो इक्वल पार्ट में एक जैसी हो गई, इसका मतलब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चाहे आपने केक को ऐसे कट किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आपने केक को चाकू से कट कर दिया, आपने उसे चाकू से काट दिया, वही आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं मॉलिक्यूल की शेप के अंदर, हमारे पास जो मॉलिक्यूल की शेप है, सपोज दैट हमारे पास ये क्यूब है, ये हमने लिया है, हमारे पास एक बॉक्स है, बट ये क्यूब नहीं है, क्योंकि इसकी ये और ये तो बराबर है, पर ये चारों एक जैसे हैं, ये दो डिफरेंट हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, तो हमने इसमें क्या किया, अब हम इसको कट करते हैं। सपोज ये हमने बीच में से इसको ऐसे कट किया, यूं ऐसे कट किया, एक बार ऐसे कट किया, प्लेन डाला, एक बार डायगोनल में प्लेन डाला ऐसे, एक बार ऐसे पूरा कट किया यहाँ तक है ना, एक बार इसको हमने ऐसे ऐसे कट किया बीच में से, है ना। तो हमने जितनी बार इसे कट किया, और कट करने के बाद जब दोनों पोर्शन इक्वली एक जैसे लगते हैं, दिखने में इक्वल होते हैं और मिरर इमेज बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लिया, वैसे ही मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि मैंने केक ले लिया, केक को चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, केक को आपने ऐसे काटा, केक को आपने ऐसे काटा, चाहे केक को, अब केक को आप ऐसे भी तो काट सकते हो, ऐसे आधा केक ऊपर आधा केक नीचे, और इसको ऐसे काट दिया बीच में से केक को, तो ये हमारी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे क्या बोलते हैं हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। इतना आपको समझ में आ गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप की हो गई, ठीक है। अब आपकी आती है दूसरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। अब चूंकि हमने यहाँ क्रिस्टल की शेप क्यूब ली है ज्यादातर, तो हम क्यूब के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यूब में प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने देख ली यहाँ पर, क्लियर, समझ में आ गया इतना। तो अब हमारा आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, अब देखो, सपोज दैट आपके पास कोई क्यूब है, या कोई आपने कोई और हेक्सागोनल ले लिया, या आपने कोई भी पेंटागोनल में तो नहीं होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, सपोज हेक्सागोनल ले लिया आपने, कोई आपने ये ले लिया सपोज दैट, अब ये ले लो, यहाँ पे बात करती हूँ, सेंटर है इसका, ये है ना। अब सेंटर से इधर जाओ, सेंटर से इधर जाओ, सेंटर से इधर जाओ, सेंटर से इधर आओ, सेंटर से इधर आओ, सेंटर से इधर आओ, सेंटर से इधर आओ, सेंटर से हर जगह इसकी क्या है, बराबर बराबर डिस्टेंस है, सेंटर से इसकी क्या है, हर जगह बराबर बराबर डिस्टेंस है। तो बराबर बराबर डिस्टेंस होने पर फिर आप क्या बोलोगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे आपके पास एक बड़ा सा गोल केक है, गोल के बीच में, केक के बीच में क्या है, सेंटर। अब सेंटर से आप इतनी दूरी यहाँ जाओ, इतनी दूरी यहाँ जाओ, तो हर तरफ आपको इक्वल डिस्टेंस मिलेगा, तो इसका मतलब केक में क्या प्रेजेंट है, केक में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे सपोज दैट मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मैंने बेंजीन ले लिया, बेंजीन से यहाँ 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 इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। या मैंने ये ले लिया स्क्वायर, स्क्वायर से चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ जाओ, इक्वल डिस्टेंस होगी, ये इक्वल डिस्टेंस है, तो यानी इसका क्या प्रेजेंस में, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। सेंटर से देखते हैं हम सिमेट्री के लिए। अब हमारा थर्ड आता है यहाँ पे क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, थर्ड वाले को हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन ऑफ सिमेट्री। रोटेशन मतलब आप किसी चीज को घुमा रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने केक के बीच में, केक के बीच में क्या है, सेंटर को आपने एक्सिस मान लिया उसका। सपोज ये है, जैसे मेरे पास ये है, ये मेरा है, मैंने इसको इसे एक्सिस माना और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया पकड़ के, एक्सिस मतलब जहाँ आप उसे पकड़ के घुमा रहे हो वो क्या है, उसके एक्सिस, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशन ऑफ सिमेट्री, और इसका नाम है C4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी इसका नाम है, राइट। C4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C4 क्यों बोला, क्योंकि हम इसको 4 बार फोल्ड करते हैं, 4 बार रोटेट करते हैं, 360 डिग्री भी बोलते हैं इसको, 360
360 डिग्री रोटेशन ऑफ सिमेट्री, हम इसको 360 एंगल पे घुमाने पर अगर वही आप वापस अपनी कंडीशन में अगर हमारी उसकी शेप आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, रोटेशन ऑफ सिमेट्री, C4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री, 360 डिग्री ऑफ सिमेट्री, और इसी को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसका बहुत अच्छा बड़ी एग्जांपल क्या है, अभी हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमारे पास क्यूब है, हमारा जो क्रिस्टल है उसकी शेप क्या है, क्यूब है, या हमारा जो क्रिस्टल है उसकी शेप हो जाए हेक्सागोनल, या हो जाए उसकी शेप रेक्टेंगल, या फिर उसकी स्क्वायर हो जाए, या फिर जो भी हम शेप मान रहे हैं क्रिस्टल की, अगर उसकी शेप में हम जो मान रखी है और उसको हम उसके एक्सिस पर पकड़ के, उसके एक्सिस को पकड़ के और हम उसको 4 बार 90 90 90 या उसको पूरा 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, और घुमाने के बाद वो एग्जिट वही कंडीशन वही शेप में अगर आ जाता है तो हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे आपके पास ये एग्जांपल लिया मैंने, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ से कट कर लिया है और मैंने इसके अंदर एक पेन को डाल दिया है, राइट। अब पेन डालने के बाद मैं देखूंगी, मुझे पता है कि इसके यहाँ पे लिखा है ड्रीम रोल, क्लियर। अब ड्रीम रोलर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पेन डाला, अब मैं इसको इसकी एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस मतलब उसका मेन सेंटर पॉइंट, ये जो उसकी एक्सिस है बीच वाली, जहां से पकड़कर घुमा सकते हैं चारों तरफ। अब मैंने इसको क्या किया, ये मैंने यहाँ पेन डाला इसमें, और पेन डालने के बाद मैं इसे घुमाने की कोशिश करूंगी, क्लियर। तो मैंने इसको पहले मतलब 1 रोटेशन 90 ये घुमाया, फिर दूसरा रोटेशन 90 ये घुमाया, फिर तीसरा मैंने ये घुमाया, और चौथे पे घूम के लौट के उसी कंडीशन में ये आ गया, जहां से हमने स्टार्ट किया वो वहीं पर घूमकर उसी सेम उसकी शेप में आ गया। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, क्लियर। अब इसको हमने 4 बार घुमाया, इसीलिए इसका नाम पड़ा C4, फोल्ड किया एक्सिस ऑफ, हमने एक्सिस के चारों तरफ से 4 बार घुमाया 90 90 डिग्री पर, तो हमने इसको बोला 360, और C4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको बोलते हैं टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 के लिए क्या बोलते हैं, टेट्राड। आप फिर से देखो, इस पर लिखा है ड्रीम रोलर, इसकी हमने एक्सिस मान ली बीच में सेंटर में, हमने यहाँ पेन डाला और इसको हमने 1 2 3 एंड 4 लौट कर वहीं आ गया। फिर से घुमा लो इसको, अब इसको इस साइड घुमाओ, 1 ऐसे था, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार ये 4 में ये ऐसे हो गया, ये घूम के सीधा हो गया 4 में, हो गया घूमा 1 2 3 एंड 4। इसको ऐसे घुमाएंगे, देखो ये है हमारे पास, ये है, ठीक है, ये समय लिखा, ये सीधा है हमारा ड्रीम रोलर, 1 एक बार, 2 बार, ये नीचे हो गया, 3 ये इधर हो गया दाएं। अब 4 में क्या होगा, देखो 4 में लौट के अपनी एग्जिट पोजीशन पर ये वही सेम हमें चीज मिल गई। तो इसमें क्या प्रेजेंट है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशन ऑफ सिमेट्री या C4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का। तो आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा, समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। ये 3 हमारे क्रिस्टलोग्राफी के लॉज यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। और इस चैप्टर में अगर जो भी आपका रिमेनिंग टॉपिक बचा है वो हम कवर करेंगे अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यू एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।